नमस्कार। महापुरुषों का कहना है कि कविता हमें बेहतर इंसान बनने में सहायता करती है। इसलिए ये जरूरी लगता है कि कविता सब तक पहुंचे, सब कविता को जानें और समझें। विशेष रूप से हमारी युवा होती पीढ़ी अर्थात किशोर बच्चे कविता से निकटता बनाएं तो एक बेहतर समाज के निर्माण में उनकी भूमिका सार्थक हो सकती है। किंतु ऐसा तभी संभव है जब हम ये जान लें कि कविता है क्या। कविता का एक छोर जहां कल्पना को आकाश की ऊंचाइयों तक ले जाने की क्षमता रखता है, वहीं जीवन का यथार्थ कविता को धरातल पर लाकर खड़ा कर देता है। यही अंतर्विरोध ही कविता का जनक है। कविता का भाव जगत छात्रों के लिए हमेशा से जिज्ञासा का कारण बनता रहा है। इस श्रृंखला के कार्यक्रमों में उनकी इन्हीं जिज्ञासाओं का उत्तर खोजने का प्रयास किया गया है। साथियों नमस्कार। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं प्रगतिशील कवि नागार्जुन और उनकी कविताओं पर आधारित यह कार्यक्रम। नागार्जुन की दो कविताएं पाठ्यपुस्तक में संकलित हैं। एक का शीर्षक है यह दंतुरित मुस्कान और दूसरे का शीर्षक है फसल। नागार्जुन की ये कविताएं NCERT की कक्षा 10 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित हैं। इन कविताओं से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे डॉक्टर अजय तिवारी। डॉक्टर अजय तिवारी दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में लंबे अरसे से अध्ययन अध्यापन करते रहे हैं। भाषा, साहित्य और आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। उनसे बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर हरिमोहन शर्मा। डॉक्टर शर्मा भी दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं और भाषा साहित्य शिक्षण में उनका विशिष्ट योगदान है। आइए देखते हैं उनकी बातचीत। साथियों नमस्कार। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं कवि नागार्जुन, जो कि आधुनिक युग के प्रगतिशील रचनाकार हैं, और उनकी दो कविताएं यह दंतुरित मुस्कान और फसल पर आधारित यह कार्यक्रम। नागार्जुन हिंदी के जन कवियों में गिने जाते हैं। इस पर चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर अजय तिवारी। डॉक्टर तिवारी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, इस कविता के कार्यक्रम को शुरू करें उससे पहले अच्छा हो कि कवि नागार्जुन का जीवन परिचय संक्षेप में हो जाए, इससे कविता को समझने में मदद मिलेगी। हाँ डॉक्टर साहब, ये बात सही है। नागार्जुन का एक नाम यात्री था। अच्छा। और मैथिली में यात्री नाम से कविताएं लिखते थे। अच्छा। उसके लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी उन्हें मिला मैथिली था। के लिए? मैथिली के लिए। ओ। और यात्री थे तो पूरे देश की यात्रा करते थे और विदेशों की भी यात्रा उन्होंने की। अच्छा। बिल्कुल शुरू के दिनों में 1936 में ही वो लंका गए थे। हाँ। पाली सीखने। अच्छा। हाँ, बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित थे और पाली सीखने गए थे। तो हाँ, अनेक भाषाएं सीखी, लेकिन दिलचस्प चीज़ ये है कि वो जब यात्रा तो वो देश की करते ही थे, उनके नामों की भी एक बड़ी दिलचस्प यात्रा है। अच्छा। वैद्यनाथ मिश्र उनके पिता ने नाम रखा था। अच्छा। जब उन्होंने पहली बार कविता लिखी तो अपना नाम रख लिया विद्यार्थी। अच्छा। फिर उसके बाद हिंदी में कविता लिखी तो वैदेह नाम से। अच्छा। फिर मैथिली में वापस यात्री नाम से लिखी। फिर एक नाम उन्होंने कुछ दिन कहानियों को लिखने के लिए अकिंचन चलाया। अच्छा। और अंत में जब बौद्ध बन गए तो नागार्जुन नाम तय हुआ और अंत में इनके यही दो नाम रहे, मैथिली में यात्री, हिंदी में नागार्जुन। तो वो यात्री थे, उनके नाम भी यात्रा करते हुए इस तरह पहुंचे। और बौद्ध बनने की कथा भी बड़ी रोचक है जी। पाली पढ़ते थे, वहां नियम था बौद्ध मठ में कि जो बौद्ध होगा वो ऊंचे आसन पर बैठेगा। अच्छा। और जो बौद्ध नहीं होगा वो नीचे आसन पर बैठेगा। क्या बात। तो उनके शिष्य सब बौद्ध थे और ये गुरु जी थे, ये उनको संस्कृत पढ़ाते थे। अच्छा। तो
क्योंकि पैसा था नहीं, तो संस्कृत पढ़ाते थे, उससे जो मिलता था उसी में अपना खर्च चलाते थे और पाली पढ़ते थे। अच्छा। तो शिष्यों ने एक दिन कहा कि गुरुजी अच्छा नहीं लगता कि हम बैठे ऊंचे आसन पे, आप बैठे नीचे आसन पे। तो इन्होंने कहा कि चलो शिष्यों की बात मान लेते हैं, और व्यावहारिक कारणों से बौद्ध बन गए। अच्छा। इस तरह इनकी यात्रा एक वैष्णव परिवार से बौद्ध तक हुई। लेकिन वहां से लौट के आए तो किसान आंदोलन में शामिल हुए, और किसान आंदोलन के लिए अंग्रेजी शासन के समय जेल गए। और ये उन गिने चुने लेखकों में हैं जिन्होंने इसके लिए जेल यात्रा की। सबसे मजेदार बात यह है कि वो मैथिली, हिंदी, संस्कृत, बांग्ला 4 भाषाओं में कविता लिखते हैं, और सभी में बहुत अच्छी कविता लिखते हैं। अच्छा। और नागार्जुन की सबसे अद्भुत चीज यह, आपने कहा कि वो आधुनिक जन कवि हैं जी। तो जन कवि का दर्जा हर कवि को नहीं मिलता। जन कवि के लिए 2 शर्तें आवश्यक हैं जी। पहली ये, उसकी कविता में, उसकी अभिव्यक्ति में सामान्य जनता की भावना, प्रतिक्रिया और मनोवृत्ति झलकनी चाहिए। और दूसरी, वो इस तरह झलकनी चाहिए कि जिसको जनता समझ ले, अपना ले, और वो जनता के कंठ में बस सके। और नागार्जुन इस तरह के कवि हैं, उनकी कविताएं जनता के कंठ में बसी हैं। क्या बात डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छा परिचय दिया। अब हम नागार्जुन जी की पहली कविता पढ़ लेते हैं। शीर्षक है यह दंतुरित मुस्कान। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। डॉक्टर साहब, इस कविता का पाठ सुना, अब इस कविता की कुछ व्याख्या हो जाए। हाँ डॉक्टर साहब, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। जी। सबसे पहले दंतुरित मुस्कान शब्द का अर्थ स्पष्ट हो। दंतुरित, जिस बच्चे के दांत निकलना शुरू होते हैं छोटे छोटे, और वो अगर मुस्कुराता है तो कैसा अनुपम दृश्य होता है। एक छोटा बच्चा है, उससे कवि कह रहा है तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। क्या बात। तो वो जो माने सजीव, माने ऐसा आदमी जो मनहूस है, वैसा है, दुखी है, उसको भी वो सजीव कर देगी, उसमें भी जान पैदा कर देगी। ऐसी सम्मोहक मुस्कुराहट बच्चे की है। शिशु के सौंदर्य का कैसा अद्भुत वर्णन है, सौंदर्य के प्रभाव का। जी बिल्कुल। धूल धूसर तुम्हारे ये गात, तो उस बच्चे का जो शरीर धूल से लिपटा हुआ है, धूल में खेलते हैं बच्चे, धूल में खेलते हैं बच्चे। तो ये संभ्रांत घर का बच्चा नहीं है, ये किसान घर का, साधारण घर का बच्चा है, गांव का बच्चा है। तो धूल से लिपटा हुआ है, और उस बच्चे के लिए कहते हैं छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। क्या बात। जलजात कमल जी। तो ये कमल जैसा कोमल सुंदर बच्चा, जो धूल में लिपटा हुआ बच्चा है, वो तालाब छोड़कर मेरी झोपड़ी में खिल रहा है, आ गया है। क्या बात। यहाँ पर खिल रहा है। ये बच्चा खिलखिला रहा है। तो उसका मुस्कुराना कमल के खिलने के समान क्या बात सुंदर है। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। वाह। हे प्राण, उसको अपनी वो जान देता है ना, जान डाल देता है, तो इसलिए वो प्राण जैसा लगता है कि हे प्राण, तुम्हारा स्पर्श पाने से, तुम्हें छू कर, तुम छू लेते हो तो जो कठिन पाषाण है, कठोर पत्थर है। किसे कहा गया कठोर पाषाण? अभी बताता हूँ, पहले अर्थ कर लें। कठिन पाषाण है, जो कठोर पत्थर है, वो भी पिघल के पानी बन जाता है। अब ये कठोर पाषाण यहाँ कवि अपने लिए कहता है कि मेरे जैसा कठोर हृदय, वो तुम्हारा स्पर्श पाके पिघल जाता है, पानी बन जाता है, पिघल जाता है। मतलब पत्थर हृदय भी पिघल जाता है। कवि अपने माध्यम से किसी भी कठोर हृदय के लिए कह रहा है पिघल जाता है। लेकिन यहाँ जो पिघल के पानी बनता है, तो वो भीतर की तरलता है जो ऊपर की कठोरता से दबी हुई है, लेकिन वो तरलता फूट पड़ती है उसके स्पर्श से। ये भाव दिखाई पड़ता है, और वो कवि ही है, ये आगे की पंक्तियों में स्पष्ट हो जाता है। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल। तो छूने से पत्थर हृदय पानी बन जाता है, पिघल जाता है, और फूल बांस था कि बबूल। ये किसके लिए तो ये भी अपने लिए कहा गया है। कि मैं बांस था या बबूल था, दोनों फूल नहीं होते ना, बांस में भी और बबूल में भी। तो बांस और बबूल जैसा मैं ठूंठ, निरर्थक, मेरे भीतर भी शेफालिका के यानी हारसिंगार के फूल
लग गए, उस झरने लगे, उसे देख। हाँ, क्या हरसिंगार के फूल हल्के हल्के टपकते हैं, अद्भुत सुंदर होते हैं। जी। तो तुमको छूने से, तुमको छू लेने से शेफालिका झड़ने लगती है। शेफालिका यानी हरसिंगार। अच्छा। वो सुंदर सफेद सुगंध वाला फूल है, रात में रोज टपकता है। तो और किससे टपकता है ये फूल? बांस था कि बबूल? अच्छा। जिसको छुआ तुमने वो बांस था या बबूल था? अच्छा। तो ये किसके लिए कह रहे हैं? ये अपने लिए। अच्छा। क्योंकि वो परस तो बच्चे का है ना, क्योंकि आगे अभी तुरंत आ जाएगा जी। अपने लिए वो। जी। तो मेरे जैसा कठोर हृदय पिघल जाता है, मेरे जैसा ठूंठ या निरर्थक, उसके भीतर का भी ये जो सुगंध सौंदर्य है प्रकट हो जाता है, शेफालिका। और ये शेफालिका झरना एक तरह की हंसी खिलखिलाहट है। अच्छा। तो वो प्रसन्न मन का द्योतक है। जैसे वो मन की कोमलता का द्योतक है, ये प्रसन्नता का द्योतक है फूल। जी। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए हो, आंख लूं मैं फेर। अच्छा। तो तुम मुझे पाए नहीं पहचान, यहाँ स्पष्ट हो गया ना कि बांस बबूल पत्थर हृदय किसके लिए है? तो ये बच्चा जो है, उस बच्चे से कवि यानी जो मैं है कविता का वाचक कहते हैं, जिसके लिए इस कविता में जो आदमी बोलता है मैं नाम से, उसको वाचक कहा जाता है। अच्छा। तो वो वाचक कह रहा है कि तुम मुझे पहचान नहीं पाए ना। अब उस बच्चे से कोई संबंध है, जो संबंध प्रकट नहीं हो रहा है अभी तक, वो आगे प्रकट होता है। फिर कहते हैं कि पहचान नहीं पाया, और ऐसे ही टकटकी बांध के देखते रहोगे एक टक। तो आप जानते हैं बच्चों का मनोविज्ञान, वो जिसको नहीं पहचानते उसके पास तो नहीं जाते, लेकिन अगर वो उसको कुछ छेड़ता है, पुकारता है, तो उसकी तरफ एक टक देखता रहता है बच्चा। तो वो देख रहा है। अच्छा। फिर उसके बाद जब आंख हटाता है वो, तो पूछते हैं थक गए हो, आंख लूं मैं फेर? तो तुम थक गए हो देखते देखते, या मेरी वजह से मैं आंख फेर लूं क्या? तो तुम परेशान मत हो। जी। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, पहली बार मिला हूं तुमसे। उस बच्चे से कवि या वाचक पहली बार मिल रहा है, तो वो नहीं पहचान पाया। तो कहते लेकिन क्या हुआ अगर पहली बार नहीं पहचान पाया? ठीक है ना। अब आप एक बात देखें कि इन प्रश्नों के जरिए कवि जो संवाद कर रहा है, वो बच्चे से संवाद कर रहा है या अपने मन में बच्चे से बातचीत कर रहा है, जिसको एकालाप कहते हैं। जो भी है, लेकिन इनमें अनेक भाव व्यक्त हो रहे हैं और साथ साथ नाटकीय भंगिमा आती है। अच्छा। यानी जो हाव भाव है वो थोड़ा नाटकीयता लिए हुए ना, कई तरह के भाव आ रहे हैं। फिर इसके बाद कहता है, यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, क्या बात, मैं न सकता देख, मैं न पाता जान, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। क्या बात। अगर तुम्हारी माँ माध्यम नहीं बनी होती तो मैं इसको देख नहीं पाता, जान नहीं पाता कि कितनी सुंदर है तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान। ये सुख नहीं ले पाता, सुख नहीं ले पाता तुम्हारी दंतुरित मुस्कान का। क्या अब यहाँ स्पष्ट हो जाता है कि वो उसी की संतान है और उसकी माँ इस वाचक की या कवि की पत्नी है जी। और ये एक पारिवारिक जीवन का चित्र है। क्या बात है। जिसमें अपने शिशु से लगाव के माध्यम से कवि सभी पिता माता का अपने शिशु से लगाव व्यक्त करता है। और उसके लिए उसने उस बच्चे के दंतुरित चेहरे की मुस्कान को प्रतीक बना दिया है। क्या बात है। धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्न। तुम धन्य हो बेटा, तुम्हारी माँ भी धन्य है जिसने तुमको जन्म दिया है। तो इस तरह कवि के मन में कितना अपने परिवार के लिए अनुराग है। फिर कहता है कि मैं तो चिर प्रवासी हूँ। प्रवासी मतलब मैं यहाँ वहाँ भटक रहा हूँ और इसलिए मैं तुम्हारे लिए अन्य हूँ, बेगाना हूँ, पराया हूँ। तो मैं तो चिर प्रवासी हूँ, इसलिए मैं इधर उधर हूँ और मैं तुम्हारे लिए बेगाना हूँ। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। ये अतिथि किसे कहा? अपने ही को। क्योंकि जो था ही नहीं इतने दिन अचानक आया है, तो वो बच्चे के लिए तो अतिथि है ना, क्योंकि पहली बार देख रहा है। तो इसलिए जो बच्चे को पहली बार देख रहा है तो वो अतिथि हुआ। तो वो कहते हैं कि तुम्हारा मुझसे क्या संपर्क रहा, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क। मधुपर्क का शाब्दिक अर्थ होता है वो जिसको पंचामृत कहते हैं, शहद घी दूध वगैरह मिला के बनाते हैं ना, जो वो जो देवताओं को पूजा के समय चढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ पर माँ के द्वारा दिया गया स्नेह और पोषण है।
तो अच्छा। उसमें दोनों अर्थ हैं, जी। पोषण भी है, स्नेह भी है। वो मधुपर्क, क्योंकि माँ बड़े प्यार से बच्चे को खिलाती जी, पिलाती है, बिल्कुल, प्यार से बिल्कुल, सहलाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये जो है दुलार और ये मधुपर्क है। तो माँ की उंगलियां ही तो तुमको मधुपर्क कराती रही हैं। जी। मैं तो तुम्हारे पास ही नहीं था। देखते तुम इधर कनखी मार, और होती जब की आंखें चार, क्या बात। तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। क्या अब आप यहाँ देखें जी। कि पहले जो बच्चा कुछ देर अनिमेष देख रहा था और फिर उसने आंख फेर ली थी, जिसको कहा थक गए तुम, यहाँ अब वो कनखियों से देख रहा है। अच्छा। धीरे धीरे परिचय बढ़ रहा है। हाँ। बच्चों का मनोविज्ञान कितने सूक्ष्मता से कवि ने पकड़ा है, ये देखने की चीज है। जी। तो वो कनखी मारकर देख रहा है, और जब आंखें चार हो जाती हैं तो वो थोड़ा सा फिर मुस्कुरा देता है, और यहाँ परिचय स्थापित हो गया है। और तब वो बच्चे की हंसी और अधिक सुंदर और अधिक छविमान लगती है। क्या बात। ये कविता देखिए वात्सल्य वर्णन की है, लेकिन ये अलग तरह का वात्सल्य वर्णन है। जी। और इसकी भिन्नता ये है कि पहले जो वात्सल्य वर्णन था जी। उसमें कवि तटस्थ होकर वर्णन करता था, जैसे राधा कृष्ण, कृष्ण और यशोदा का वर्णन है वगैरह। यहाँ पर कवि तटस्थ नहीं है, वो वात्सल्य के प्रति वो अपने वात्सल्य का वर्णन कर रहा है। तो एक नयापन है जिसमें आधुनिक कवि अपने अनुभव को कविता का महत्वपूर्ण विषय बनाता डॉक्टर साहब, है। बहुत सुंदर व्याख्या आपने की। अब हम नागार्जुन की दूसरी कविता फसल पढ़ लेते हैं। जी डॉक्टर साहब। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। अब इस कविता की व्याख्या अगर हो जाए तो बहुत अच्छा रहे डॉक्टर साहब। ये कविता दो अंशों में है। जी। पहले अंश में तीन चीजों का उल्लेख किया गया है। नदियों के पानी का जादू, हाथों के स्पर्श की गरिमा, जी, और मिट्टी का गुणधर्म, खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। तीन चीजों का किया गया है। अच्छा। इसमें पहला तो नदियां जल, जी, और कितनी नदियों का पानी फसल में शामिल होता है कोई जानता नहीं। जी। और वो कई रूपों में शामिल होता है, हर बादल वर्ष से भी होता बरसता है, जी। और नहरों से भी आता है, सीधे भी आता है, इत्यादि इत्यादि। ये जल जीवन है। अच्छा। तो ये नदियों का पानी जीवन है। कोटि कोटि हाथों का स्पर्श, ये हाथ जो काम करते हैं उसमें ये श्रम है। अच्छा। और वो करोड़ों हाथ हैं, ये उनके स्पर्श की गरिमा की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। तो स्पर्श की गरिमा का मतलब हुआ श्रम की गरिमा। अच्छा। तो श्रम की गरिमा किस बात में है? श्रम के बिना फसल नहीं होती है, इसलिए ये श्रम की सृजनशीलता है जिसके कारण वो गरिमापूर्ण होता है। किसानों का श्रम, किसानों का श्रम जी। और कोई बिना श्रम के तो नहीं पैदा, किसानों का, खेत मजदूरों का श्रम। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ परोक्ष रूप से वो एक बात और कह रहे हैं कि आप देखें कि समाज में श्रम करने वाले उपेक्षा का विषय बनते हैं। हाँ। लेकिन कवि यहाँ पर रेखांकित कर रहा है कि उसी श्रम के बिना कुछ भी उत्पादन नहीं हो सकता, इसलिए श्रम गरिमापूर्ण है। वाह। और अंत में वो खेतों के मिट्टी का गुणधर्म बता रहे हैं। हाँ। तो खेत, मिट्टी, ये आधार है हर चीज का। जी, बिल्कुल। और हम मिट्टी से भी इस समय परहेज करते हैं। हाँ। तो कवि प्रकृति की और मनुष्य की जो अनिवार्य चीजें हैं और उनका अनिवार्य संबंध है, उसकी तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करता है इस कविता में। फसल क्या है, इन तीनों चीजों के बाद वो पूछता है फसल क्या है। जी। तो फसल और कुछ नहीं है, इन्हीं सबका मिलना है, इनके सबके मिलने का परिणाम है फसल। जी, जी, जी। और तो कुछ नहीं है वह। हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है। अच्छा। रूपांतर है सूरज की किरणों का। अच्छा। सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। ये रूपांतर है सूरज की किरणों का। इसमें केवल इतना नहीं है, आप देखें कि इसमें बहुत महत्वपूर्ण चीज यह है कि जल, स्पर्श, मिट्टी, सूरज, हवा, यानी शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये जो 5 प्रकृति के तत्व हैं, इन सब का संयोग, ये सब मिलते हैं, और जब इनसे मनुष्य के हाथों का संपर्क होता है तब फसल पैदा होती है। तो फसल प्रकृति की संपूर्ण प्रकृति की रचना शक्ति का, उसकी जीवनदायी शक्ति का परिणाम है। किसान के परिश्रम का परिणाम है। हाँ, किसान का परिश्रम बिल्कुल है, लेकिन किसान का परिश्रम तब जब ये सारे तत्व मिलते हैं। अच्छा।
भाई बिना सूरज के, बिना हवा के, बिना पानी के, जी। बिना स्पर्श के वो नहीं पैदा होती है। अच्छा। तो ये सारे प्रकृति के तत्व हैं, उसमें मनुष्य का श्रम जुड़ता है, हम्म। तब फसल पैदा होती वाह, है। डॉक्टर साहब। ये चीज है। जी, जी। इसीलिए आप देखें कि ये जो उसका जीवनदायी पक्ष है, हाँ। इसीलिए अन्न ब्रह्म कहा गया है। अच्छा। और विष्णु हाँ। की कल्पना अन्न के रूप में भी है। जी, 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 जी। तो ये पहली बात है। हाँ। और दूसरी चीज देखें कि भूरी काली संदली मिट्टी, कितने तरह की मिट्टी भारतवर्ष में है हाँ। और धरती पर है। जी। ये भी एक वैभव है। हाँ, हाँ। और संदली का अर्थ होता है चंदन जैसी। अच्छा। उनको अपने गांव की धूल चंदन वर्णी लगती है, चंदन के रंग की लगती है। हाँ। तो वो मिट्टी का सौंदर्य ये कवि देखता है। मिट्टी केवल मिट्टी नहीं है, उपयोगी नहीं, सुंदर भी है। क्या बात है। और सूरज की किरणों का रूपांतर, तो बिना सूरज की किरणों के न तो वाष्प से बादल बनेंगे, बिल्कुल। न उसमें ऊष्मा आएगी धरती में जी, जी। कि वो फसल को न बीज पैदा बड़ा होगा। करे, न बीज अंकुरित होगा बिल्कुल। और फसल पैदा होगी। क्या बात। इसलिए इन चीजों का रूपांतरण है। ये सारी चीजें हैं, ये अपना मिल के रूप बदलती हैं तो फसल बन जाती है। क्या बात। और अंतिम चीज ये है जी। कि हवा की थिरकन का संकोच है सिमटा हुआ। अच्छा। तो ये सिमटना यानी उसका घनीभूत होना। अच्छा। और हवा तो फैलती है, लेकिन हवा जो फैल रही है वो अनाज के भीतर फैल नहीं सकती, वो घनीभूत हो गई अरे है, वाह। सिमट गई क्या है। बात है। तो और उसकी थिरकन है, ये थिरकन यानी स्पंदन, जीवन की हलचल। क्या बात तो उस अनाज में जीवन की हलचल है, स्पंदन है, थिरकन है। वाह। ये थिरकन हवा की है और प्राणवायु होती है। जी, जी। इस तरह हम देखते हैं कि प्रकृति के सारे तत्व और मनुष्य का श्रम मिलकर एक ऐसी चीज पैदा करते हैं जो जिसका नाम फसल है। क्या बात है। डॉक्टर साहब, मेरा एक जिज्ञासा है छोटी सी कि इन दोनों कविताओं का मूल संदेश क्या है? डॉक्टर साहब देखें आप कि दोनों कविताओं में जी। एक में प्रकृति और श्रम के जीवनदायी पक्ष का विश्लेषण किया है कवि ने, जी। और दूसरे में मानव संबंध के अच्छा। जीवनदायी पक्ष का विश्लेषण किया है। पिता है, माँ है और शिशु है। इसलिए दोनों कविताएं मानव धर्म और उसके जीवनदायी पक्ष का उल्लेख करती हैं। क्या बात है डॉक्टर तिवारी, आपने नागार्जुन की इन कविताओं की जो जानकारी, जो विश्लेषण प्रस्तुत किया है वो बहुमूल्य है और इससे हमारे विद्यार्थी, हमारे अध्यापक लाभान्वित होंगे, ऐसी मेरी आशा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब, नमस्कार। साथियों, अभी डॉक्टर अजय तिवारी ने कवि नागार्जुन की कविता से जुड़े जिन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला है वह हमारे विद्यार्थियों के लिए न केवल ज्ञानवर्धक और उपयोगी है, बल्कि कविता संबंधी उनकी समझ को नए आयाम और विस्तार प्रदान करता है। फिर भी आप लोगों के मन में कोई प्रश्न और जिज्ञासा हो तो आप अपने साथियों और अपने शिक्षक शिक्षिकाओं से चर्चा करें, हमें भी पत्र लिखें। हमारा पता है संयुक्त निदेशक CIET, चाचा नेहरू भवन, NCERT, श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली 110016। साथियों, अब हमारा कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। अगले कार्यक्रम में एक अन्य कवि और उनकी कविता के साथ हम फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए।